Hello friends, welcome to our YouTube channel. Let's learn from home. This is Dhirenjन तिवारी. So friends, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की, सिविक्स की क्लास 9th चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन किया जाता है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग देखा कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, कमेटीज़ बनी थी, वगैरह वगैरह. अभी लास्ट जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करने वाले कौन कौन से वैल्यूज़ हैं. फ्रेंड्स, सबको पता होता है कि हर देश की नीड अलग अलग होती है. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही अमेरिका पे लागू हो जाए, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही साउथ अफ्रीका में हो जाए या किसी और कंट्री पे हो जाए. हर कंट्री की अलग अलग नीड्स होती है, हर कंट्री का अलग अलग कैरेक्टर होता है. तो उसके कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, अलग अलग प्रोमिसेस होती हैं, अलग अलग हिस्ट्री होता है, अलग अलग कल्चर होता है. तो उसके हिसाब से ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो हम बात करेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसा क्यों है, क्या चीज़ें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करती हैं. इन दिस बुक वी हैव स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. At this stage, let us begin to understand the overall philosophy of what our constitution is all about. मतलब एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. उसमें तो लॉज तो बहुत सारे दिए हुए हैं कि ऐसा लॉ है, वैसा लॉ है, सो मैनी थिंग्स आर देयर. बट एक्चुअल में फिलॉसफी क्या है, अगर मोटा मोटा कहा जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. देखो, वी कैन डू दिस इन टू वेज. You can understand it by reading and views of our major leaders or constitution, but it is equally important to read what the constitution say about its own philosophy. दो तरह से आप इसको समझ सकते हैं. एक तो जो रीडर्स की फिलॉसफी है, थिंकिंग है, आप उसको पढ़ लीजिए. रीडर्स मतलब या फिर आप लीडर्स जो थे, लीडर्स का मतलब क्या, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है या इंडिया को इस्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. आप उनके थॉट्स को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिख रही होगी. या कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी आप खुद पढ़ लीजिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता होगा. अब हम दोनों को बारी बारी से देखेंगे. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लीडर्स के ड्रीम्स और प्रोमिसेस क्या थे. अगर आपने इस पूरे चैप्टर में ध्यान दिया हो, एक नाम बहुत मिसिंग था, लेकिन वो इंडिया के स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. जी, महात्मा गांधी. आप पूरे चैप्टर में कहीं पर भी महात्मा गांधी का नाम नहीं है, जबकि हमने देखा है कि भारत को आज़ाद कराने में उनका रोल कितना था. महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पार्ट भी नहीं लिया था, बट फिर भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने मेंबर थे उसमें से कुछ ऐसे थे जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, गांधी जी को समझते थे. उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया तो गांधी जी के आइडियाज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया. गांधी जी ने अपनी बुक लिखी थी यंग इंडिया इन 1931 में. उसमें अपनी आइडियोलॉजी को उन्होंने दिखाया था कि अगर उनका भारत होगा तो सपनों का भारत कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी. और वो आइडियोलॉजी वहाँ देखने को मिलती है. उनके कुछ पार्ट्स हैं, मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगा, आप देख लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा. सेल्फ स्ट्राइव्स और A constitution which will realize India for the all, ये पढ़ लीजिएगा आप. उसके बाद दिस ड्रीम ऑफ इंडिया हैज़ एलिमिनेटेड इक्वलिटी ऑफ शेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु प्ले ए की रोल. और उसमें अम्बेडकर जी भी थे, उनके अपने थॉट्स थे. हालांकि वो कहीं कुछ मामले में महात्मा गांधी से डिफर कर जाते थे, महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज़ करते थे, बट फिर भी इनके भी अपने थॉट्स थे. तो कुछ इनकी आइडियोलॉजी. और इसी तरह से एक बहुत अच्छे लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी आइडियोलॉजी. आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा इनकी आइडियोलॉजी क्या है. जवाहरलाल नेहरू के अपने ड्रीम्स थे. तो वो सारी चीज़ें जो इन लोगों के ड्रीम्स थे, इनके प्रोमिसेस थी कि ये कैसा भारत चाहते थे, वो उसमें देखने को मिलता है. सोशल जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं. जैसे अगर आप बात करो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
जो अच्छा अभी आप 9th क्लास में हो, आप ये चीज़ें नहीं समझोगे, आप बस इन चीज़ों को समझो। उसके बाद हम लास्ट देखेंगे कि फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन को समझें, तो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो हम देखेंगे उसकी जो फिलॉसफी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है। सबसे पहले इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट आता है प्रियम्बल का, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। आप उसको देखेंगे तो उसमें बताया जाता है उसकी बेसिक वैल्यू। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का टाइम नहीं है, आप प्रियम्बल को पढ़िए। प्रियम्बल में ही सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। ओके फ्रेंड्स, values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it form the foundation of the Indian democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. They guided all the articles of Indian Constitution. The Constitution began with a short statement of its basic values. This is called the preamble of the Constitution, taking inspirations from American model. Most of the country as a contemporary world has choose a देखो अब इसमें वही बता रहा है कि प्रियम्बल हमने लिखा है, प्रियम्बल में ही हमने वो सारी चीज़ें बता रखी हैं कि क्या होता है। एक क्या कह सकते हो आपकी जो एक मेन सोर्स होता है, मेन एम होता है, वो होता है। मैं आपको एक बार प्रियम्बल पढ़ लेता हूँ। जनरली आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितने लोग थे उन्होंने बोला कि हम भारत के लोग। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन पावर दी गई है वो लोगों के हाथों में दी गई है। यहाँ कोई पर्सन, कोई पोस्ट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति वगैरह वगैरह। यहाँ पे बात हो रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या करने के लिए करता है? सॉवरेन। सॉवरेन का फ्रेंड, सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम पावर, कि अपने डिसीजंस को खुद लेना। भारत अपना डिसीजन खुद लेगा, कोई भी अदर कंट्री इसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। दैट इज सॉवरेन। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट कंट्री होगी। सोशलिस्ट इट मीन्स कि समाज में हर लोगों को, हर चीज़ को बराबर समझा जाएगा और जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल लेवल पे किया जाएगा, गरीब से गरीब लोगों को भी किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सेकुलर, सेकुलर इन द सेंस, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, सबके साथ इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 80% हिंदू हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, या फिर मुस्लिम्स को अच्छे से ट्रीट ना किया जाए, या बौद्धिस्ट या जैनिज़्म को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा। सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है, एक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे जो सुप्रीम लीडर हो वो इलेक्टेड हो, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो या इनडायरेक्टली। जैसे हमें इंडिया में प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, अमेरिका में डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो ये रिपब्लिक है। ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो सुप्रीम लीडर होता है, वहाँ की सुप्रीम लीडर होती हैं वहाँ की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड, वो इलेक्टेड नहीं होती, तो आप ब्रिटेन को रिपब्लिक नहीं कहते। ओके फ्रेंड, समझ में आया कि ये इंडिया क्या है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या सिक्योर करने के लिए? जस्टिस। कितने टाइप की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सबको एक बराबर समझा जाएगा और सबको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी मतलब आज़ादी। आपको आज़ादी मिलेगी किसकी? सोचने की, एक्सप्रेशन, कोई भी चीज़ व्यक्त करने की, बोलने की, बिलीव, फैथ एंड वर्शिप, पूजा पाठ करने की, विश्वास करने का, इन सब की लिबर्टी होगी। इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको इक्वलिटी मिलेगी सारी चीज़ों की। जितने भी लोग हैं, अपर कास्ट से लेकर लोअर कास्ट तक, कास्ट सिस्टम नहीं होगा, सबको एक बराबर दर्जा मिलेगा, सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो खुद का डेवलपमेंट कर सके। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, और ये सब किस लिए किया जाएगा? ताकि उनके अंदर भाईचारा बना रहे, फ्रेटर्निटी बनी रहे। राइजिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ताकि देश एक रहे, मजबूत रहे,
इसके लिए ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये फिलॉसफी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस पे चलेगा या किस बेस पे बना हुआ है। इन आवर Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ओके फ्रेंड्स, डेट आप याद रखना, डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 26 ऑफ नवंबर 1949। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये याद रखिए आप कि इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, फिलॉसफी क्या है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस पर बना हुआ है। उसके बाद लास्ट एक टॉपिक है फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना हुआ है, चूँकि आपको पता है कि समय के साथ साथ सिचुएशन चेंज होती रहती है, सोसाइटी चेंज हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था तो वो आज भी उतना ही रिलेवेंट हो। उसमें चेंजेस की ज़रूरत होती हैं, क्योंकि बैठ के सोचने से आप वो चीज़ें नहीं सोच सकते जो रियलिटी में आप फेस करते हो। जब आप कोई चीज़ फेस करते हो तो चेंजेस उसमें बहुत ज़रूरी हैं, और भारत में उन चेंजेस की बात यही है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 368 में कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकें, जिन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, जिन जिन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, तो आप देखेंगे बहुत सारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की नौबत आ गई, बदलना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसमें डिज़ाइन में बात किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग ये बताया गया है कि कौन कैसा पावर एंजॉय करेगा, उसके लिमिटेशंस क्या होंगी, पावर में कैसे आएगा। इंस्टीट्यूशंस लाइक, अगर हम एग्जीक्यूटिव बात करें, जुडिशरी की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, तो हम देखेंगे कि उनके पास पावर क्या है, कैसे पावर आया, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो आगे जो चैप्टर बचेंगे 3 या 4 जो भी, उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पावर क्या क्या है, पावर कैसे मिलता है, और उनके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप you enjoyed this chapter. Thank you so much. Keep watching.